ओके, तो लास्ट क्लास में हमने आइसोमेरिज्म तक रिवीजन कर लिया था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म. सो व्हाट हैपन इन एनी रिएक्शन, देयर इज अ सबस्ट्रेट. ओके, सबस्ट्रेट जिस पे क्या होता है, विच प्रोवाइड द कार्बन दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट. सर एक्सक्यूज मी सर, आपका थर्ड पीरियड रहता है क्या 12th में आज? तो आप ले लीजिए सर, क्या है थोड़ा बिजी हैं अभी प्रिंसिपल सर, तो वो थर्ड पीरियड ले लेंगे, आप सेकंड पीरियड इंगेज कर लो, है ना. ओके, तो सबस्ट्रेट पे कौन करता है, एक कोई अटैकिंग रिएजेंट विल अटैक ऑन दी सबस्ट्रेट. अब दैट अटैकिंग रिएजेंट कैन बी इलेक्ट्रोफाइल और कैन बी न्यूक्लियोफाइल डिपेंडिंग अपॉन दी सबस्ट्रेट. विल सेलेक्ट वेदर द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दी सबस्ट्रेट और दी इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, तो जब इस पर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट जो है अटैक करता है, तो क्या फॉर्म होता है, वन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विल फॉर्म. ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी हमने पढ़ा था, क्या हो सकता है, कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बो एनायन हो सकता है, या फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं. फिर ये इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है वापस से रिएक्ट करके कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ नए बॉन्ड बनेंगे और फाइनली हमको क्या मिलता है, हमारा प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है, सो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है अटैकिंग रिएजेंट से कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल. और लास्ट क्लास में हमने किया भी था कि कुछ एग्जांपल्स दिए रहेंगे, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज़ इलेक्ट्रोफाइल एंड विच वन इज़ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन के बारे में मैंने आपको बताया था. ठीक है, कार्बोकैटायंस भी 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन. तो इनकी स्टेबिलिटी को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, स्टेबिलिटी को हम किससे एक्सप्लेन करते थे, हाइपर कॉन्जुगेशन का एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और वो जो कंपाउंड है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, है ना. सो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो कॉन्सेप्ट बताया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, तो प्रोडक्ट का जो रिएक्शन है वो हम बाद में जो 13 चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं इसमें से. सो देखो, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करता है ना, तो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं. अब बॉन्ड ब्रेक या उसको हम क्या बोलते हैं, फिजन ऑफ बॉन्ड, है ना, या क्लीवेज ऑफ बॉन्ड. ये कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप्स का. एक क्या होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज और एक क्या होता है होमोलिटिक क्लीवेज. तो क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आएंगे हेटेरोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज से. ठीक है, कब होता है, एग्जाम्पल जो आपकी बुक के पीछे है उसको बहुत अच्छे से करेंगे. ठीक है, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक का आपके में एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के पीछे, उसको टिक कर लो. क्वेश्चन नंबर 12.13 जो है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का क्वेश्चन है. 12.12 ये तीनों क्वेश्चन को आप टिक कर लो. 12.12, 12.13, 12.16. ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ. अगर हेटेरोलिटिक क्लीवेज है, ठीक है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, एक जो एटम है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और उसको लेके बाहर चला जाएगा. तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज और Br पे माइनस. सो दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन. ठीक है, अ स्पीशीज इन विच कार्बन हैज़ पॉजिटिव साइन दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायंस. ठीक है, सो यहाँ से कार्बोकैटायन का फॉर्म होता है और एक Br माइनस बनता है. तो यहाँ पर हमेशा जनरली क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं, कैटायंस और एनायन इन केस ऑफ हेटेरोलिटिक क्लीवेज में. और होमोलिटिक क्लीवेज में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं. ठीक, और फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है ये हमेशा कहाँ होता है, हीट लाइट के प्रेजेंस में. ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ हीट देना पड़ेगा, पर ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है होमोलिटिक क्लीवेज. क्या होगा, ये शेयर्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, ये इलेक्ट्रॉन ये, तो इससे हमको क्या मिलते हैं, फ्री रेडिकल्स.
ठीक है। सो कहाँ पर हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, कहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। हेटेरोलिटिक से हमको क्या मिलते हैं, कैटायंस और एनायंस, जबकि हमको अगर होमोलिटिक होगा तो क्या मिलेंगे, फ्री रेडिकल्स। तो इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो जितना भी मैंने आप लोगों को इस पर नोट्स में कराया उसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। रेजोनेंस पढ़ाया था, है ना। रेजोनेंस जैसे हमने देखा था कि कभी कभी क्या होता है कि किसी एक कंपाउंड को एक लुईस स्ट्रक्चर से डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, उसके मोर देन 2 लुईस स्ट्रक्चर हो सकते हैं, है ना। तो उस केस में हम क्या बनाते हैं, उनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उन सबकी एनर्जी क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद हम उससे क्या बनाते हैं, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, जैसे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्वेश्चन ज़रूर आएगा। थोड़ा क्वेश्चन पेपर टफ बन गया है, हाँ, तो अच्छे से पढ़ाई करना। लेंदी भी है क्वेश्चन पेपर, इट्स वेरी लेंदी। मेरे से लेंदी ही बन जाता है क्वेश्चन पेपर हमेशा। खैर बोर्ड में भी लेंदी क्वेश्चन पेपर ही आते हैं, है ना। तो 2 आवर्स, अगर किन्हीं का पेपर छोटा है तो देखेंगे, अगर वो 1.5 आवर में हो गया तो मेरा पेपर काफ़ी लंबा है तो 2 घंटे तो लगेंगे ही बनाने में, ठीक। तो रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस में क्या होता है, अच्छा रेजोनेंस के लिए मैंने ये भी बताया था कि रेजोनेंस कौन से कंपाउंड में होगा, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, याद है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम 4 टाइप्स के मैंने लिखाए थे अलग अलग, है ना। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ओके। अब देखो रेजोनेंस कहाँ होता है, जहाँ अल्टरनेट में क्या होगा, डबल सिंगल, या अल्टरनेट में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, फिर कुछ कैटायंस या एनायंस होंगे, है ना। जैसे यहाँ पर भी देखो अल्टरनेट में सिंगल डबल है, वैसे ही अल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद क्या है, आयंस है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। तो क्या होगा, सबसे पहले इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इधर, ठीक है। तो ये जो इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए उसको बैलेंस करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, यहाँ पर। तो फाइनली मुझे रेजोनेंस कैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, रेजोनेंस। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो याद रखना कि इधर जितने प्लस चार्ज हैं इधर भी उतने ही प्लस चार्ज होने चाहिए, इधर जितने माइनस चार्ज हैं उधर उतने ही माइनस चार्ज होने चाहिए, इधर जितने लोन पेयर हैं उतने ही लोन पेयर उधर भी होने चाहिए। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला गया, है ना, तो इसके पास लोन पेयर कितने हो गया, 6 हो गए, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहाँ दे दिया, तो अब इसके पास कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। सो नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स उनमें सेम होना चाहिए। यहाँ कितने डबल बॉन्ड थे, 2 डबल बॉन्ड है और एक सिंगल, यहाँ पर भी वही चीज़ है ना, कुछ भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं है, जितने एटम यहाँ उतने ही एटम यहाँ। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में ये याद रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम या ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी उतने के ही रहेंगे, बस भले जिस पहले इस वाले ऑक्सीजन में थे अब इस वाले ऑक्सीजन में चले गए, बट नंबर सेम रहते हैं, ठीक है। सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आप लोगों को। अब रेजोनेंस इफेक्ट भी मैंने बताया था 2 टाइप का होता है, एक प्लस आर इफेक्ट जिसको हम पॉजिटिव रेजोनेंस बोलते हैं, और एक माइनस आर जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेजोनेंस, ठीक है। सो प्लस आर इफेक्ट में क्या होता था, जो एटम बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, जो भी एटम बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है वो अपने लोन पेयर किधर डालता था, बेंजीन रिंग की तरफ डालता था, है ना। तो जो लोन पेयर है या जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका मूवमेंट होता था टुवर्ड्स दी बेंजीन रिंग, है ना। और माइनस आर इफेक्ट में क्या होता था, अवे फ्रॉम दी बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ होता था, अवे फ्रॉम दी बेंजीन रिंग, ठीक। तो एक एक दोनों के एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग और प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे दूंगी, ठीक है। तो एक OH का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है,
ठीक, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर्स को किस तरफ रोटेट करेगा, बेंजीन रिंग की तरफ। तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आर इफेक्ट। ठीक, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इस डबल बॉन्ड को, ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। ठीक, तो किस तरीके से बनेगा, ये यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। अब देखो इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर यहाँ दे दिए, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, पर यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। फिर मूवमेंट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट बीच में इस तरीके से एरो का साइन बनाते जाएंगे। ठीक है, अब फिर से रेजोनेंस अगर बनाओगे तो वापस से मुझे ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनाओगे, अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने बोलता है तो देखो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे क्या हो रहे हैं, रिंग में घूम रहे हैं, तो इसलिए हम उसको किस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से डैश लाइन से। यहाँ पर ओ के पास भी क्या है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड, तो उसको इस तरीके से शो करेंगे हम लोग। ठीक है, कि यहाँ पर भी कभी पार्शियल डबल बॉन्ड है और जो बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रोटेटिंग अराउंड दिस बेंजीन रिंग, तो इस तरीके से उसका क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जनरली रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने नहीं पूछता है, क्या पूछता है, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सो दिस इज प्लस आर इफेक्ट, वैसे ही माइनस आर इफेक्ट होगा, इट विल बी द इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है टूवर्ड्स द बेंजीन रिंग। ठीक है, सो दोनों की ही प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। पीछे है बैक एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 11 12.11, उसको पूरी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12.11, ठीक। नेक्स्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का डेफिनेशन याद कर लेना कि क्या होता है, कि उसमें क्या होगा, जो सिग्मा बॉन्ड के अभी देखो अभी मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट में कहाँ के इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, पाई बॉन्ड के या लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है। पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना, उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन से मैंने 2 कंसेप्ट बताए थे, एक बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस और स्टेबिलिटी ऑफ कोई भी एल्कीन्स हम बता कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो कंपाउंड क्या होगा, उतना ही स्टेबल होगा। तो एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं, प्रोपीन के एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ। नहीं तो कार्बोकेटायन से ही बता देती हूँ। 1 डिग्री कार्बोकेटायन कैसा होगा, है ना, CH2, दिस इज 1st डिग्री कार्बोकेटायन, है ना। 2nd डिग्री कार्बोकेटायन कैसा हो जाएगा, ठीक है, दिस इज 2nd डिग्री। दिस इज 3rd डिग्री कार्बोकेटायन। सो हमको पता है कि जो 3rd डिग्री कार्बोकेटायन है दे आर मोर स्टेबल, और उसके बाद 2nd डिग्री होता है 1st डिग्री। तो कैसे पता चलता है ये चीज़, हम क्या, चॉक इज नॉट हियर। तो अगर मैं इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, है ना, आपको बनाया है, तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा हम क्या बना सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे इसके लिए कितने कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 3, टोटल 9। तो इसके 9 स्ट्रक्चर बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग। इसके कितने बनेंगे, इसके 3 और इसके 3, 6 और इसके 3। ठीक है, सो अल्फा हाइड्रोजन पहचानने आता है ना, अल्फा हाइड्रोजन पहचानने आना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो भी हम
फंक्शनल ग्रुप है या जो भी पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद वाला जो कार्बन है, जस्ट इमीडिएटली नेबरहुड जो कार्बन है दैट विल बी कॉल्ड अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड हैं दैट विल बी कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सो इसमें ना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इन प्रोपीन, दोनों करवाया है मैंने। अच्छे से पढ़ लेना, और कोई डाउट हो दोनों क्वेश्चन में तो कल फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर टफ है, लर्न याद ही, बहुत सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए आप लोगों को। बैक एक्सरसाइज से कुछ कुछ क्वेश्चन टिक कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 12.17 टिक कर लो। और 12.7, 12.4, ठीक है, पढ़ लेंगे ना इतना? पढ़ रहे हैं घर पे? ठीक, हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन्स में पहले पढ़ना है आप लोगों को आइसोमेरिज्म इन एल्केन। ठीक है, आप लोगों को मैंने ब्यूटेन का और पेंटेन के आइसोमर्स बताए थे। ठीक है ना, सो आइसोमेरिज्म आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। बनाने आता है ना आइसोमर्स? अच्छा, इसमें मैंने एक ये भी चीज़ बताई थी बॉइलिंग पॉइंट पे, है ना? क्या था बॉइलिंग पॉइंट में? क्या था कि जो स्ट्रेट चेन एल्केन है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, और जो ब्रांच्ड वाले हैं उनका कम होता है। क्यों? क्योंकि जब ब्रांच्ड हो जाता है हमारा एल्केन तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि पेंटेन या ब्यूटेन के बहुत सारे आपने बनाए हैं आइसोमर्स। उस आइसोमर्स में से किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो ऐसा कंपैरिजन आएगा, है ना? जैसे ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाते हैं, पहला एक स्ट्रेट चेन आइसोमर होगा, है ना, एक होगा, बस दो ही बनेंगे, दो ही बनेंगे, है ना, एक एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। तो इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? एन ब्यूटेन का, और इसका कम होगा। ठीक है, वैसे ही पेंटेन के हमने देखे थे 3 बनते हैं, है ना, पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनते हैं। उन तीनों में से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट कौन से पेंटेन का होगा? बनाए हैं आइसोमर्स, कॉपी में बनाए हैं? नहीं लाए हैं? क्यों नहीं लाए? मैं तो बोली थी ना आप लोगों को। चलो बनाओ, पेंटेन के आइसोमर्स बनाओ। ठीक है, पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनेंगे, पेंटेन के आइसोमर्स बनाओ और बताओ कि कौन सा जो आइसोमर है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और कौन सा आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सारे आइसोमर्स के नाम भी लिखना, हाँ, IUPAC नेम भी लिखना। सौम्या, डिड यू टेक योर कंसेंट लेटर फ्रॉम दीप्ति मैम? नहीं, फिल नहीं किया अभी तक? दीप्ति मैम से कंसेंट लेटर ले लेना, ठीक है? हाँ, किसका सबसे ज़्यादा होगा आइसोमर? कौन सा आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा? एन। और सबसे कम किसका होगा? 1,3 नहीं है, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। आया है सबका? इधर अभिजीत, अतुल, साहिल। पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे? पहला तो सिंपल स्ट्रेट चेन वाला बनेगा, ठीक है। दूसरा आपका ये बन सकता है। तीसरा क्या बन सकता है? इस तरीके के बन सकता है ना? ये 2,3 नहीं है, 2,2 है। ये CH3 CH3, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन,
ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा, और सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया एन पेंटेन का होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन आ सकता है। ओके, कहाँ पर गलती हो रही थी? कहाँ पर? लास्ट वाले में। इसको नियोपेंटेन भी बोलते हैं, इसको नियोपेंटेन भी बोलते हैं। ये नियो है ना, एक कार्बन से 4 कार्बन, इस तरीके से जो अरेंजमेंट होता है ना, उसको नियो भी बोलते हैं, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन इज़ अ कॉमन नेम, और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन इज द IUPAC नेम। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में आप रिएक्शंस को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहुत सारे रिएक्शंस तो मैं दे ही रही हूँ वैसे। वुड्स रिएक्शन बहुत अच्छे से कर लेंगे, और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है। प्रिपरेशन मेथड में क्या करेंगे? वुड्स रिएक्शन एंड कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, दोनों ही बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ, जितना भी वुड्स रिएक्शन में जितना भी नोट्स बनाया है सबको अच्छे से याद करेंगे। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में भी जो जो करवाया है वो पूरे अच्छे से करेंगे। ठीक है। तो ये प्रिपरेशन मेथड में ये दो नेमिंग रिएक्शंस है। मैं पहले भी बोली हूँ कि नेमिंग रिएक्शन पे शॉर्ट नोट्स लिखने आता है। ठीक है। नेमिंग रिएक्शन पे सीधा शॉर्ट नोट्स आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दिस दिस दिस। ठीक है। तो ऐसा आता है। बट बाकी जो ऐसे नेमिंग रिएक्शन नहीं होते उनका क्या होता है? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे कि प्रिपरेशन मेथड में आ सकता है दिस वन। इसको कंप्लीट करो। यहाँ क्या आएगा, है ना? तो आपको याद रखना है कि अगर कोई एल्कीन है, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, तो क्या होता है? एडिशन रिएक्शन होता है। एक हाइड्रोजन इससे जाके अटैच होगा, एक हाइड्रोजन इससे। तो आपको इसमें रिमेंबरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब बहुत ज़्यादा आपको याद करना पड़ेगा कि क्या क्या होता है। सो दिस इज हाइड्रोजनेशन है। एल्कीन या एल्काइन दोनों, अगर हमारे पास कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो हमको हमेशा क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। ठीक है। सो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन हो रहा है, यहाँ पर है दिस इज एल्काइल हैलाइड, है ना? एल्काइल हैलाइड का अगर H2 से रिएक्शन कराएंगे तो CH4 बन जाता है और एक HCl बनता है, पर यह हमेशा किसके प्रेजेंस में बनता है? जिंक और हाइड्रोजन के। ठीक। सो ये दोनों इस टाइप के रिएक्शन आ सकते हैं। ठीक। केमिकल हाइड्रोजनेशन तो उसी में ही होता है। आप एल्काइन में भी सेम चीज़ पढ़ोगे। एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराओगे तो हमको एल्केन मिलता है, बट एल्काइन में हमने देखा था कि अगर हमको एल्काइन से एल्कीन चाहिए तो हमको पार्शियल हाइड्रोजनेशन चाहिए होता है, तो हम लेंडलर्स कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो वो स्टॉप कर देता है, एल्काइन को सीधा एल्कीन में ही कन्वर्ट करता है, एल्केन में कन्वर्ट नहीं करता। तो प्रैक्टिस है, खैर कुछ नहीं। तो इसमें जो अब नेक्स्ट हम लोग इसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। ठीक। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको मैं बता देती हूँ जो जो आपको अच्छे से पढ़ना है। आइसोमेराइजेशन पढ़ना है आपको, एरोमेटाइजेशन पढ़ना है। ठीक है। ये दो ही रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेंगे, आइसोमेराइजेशन और एरोमेटाइजेशन। हाँ, टेस्ट में आया था, हो सकता है कि फिर से आ जाए। ठीक है। तो आप दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आइसोमेरिज्म में क्या होता है? आइसोमेराइजेशन में कि हमको किसी भी एल्केन का अगर आइसोमर चाहिए,
तो हम ये रिएक्शन करते हैं। ये हमेशा किसके प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। और एरोमेटाइजेशन में क्या करते थे, अगर कोई एल्केन है और उससे हमको क्या बनाना है, एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है, सो हम क्या यूज़ करते हैं उसमें, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड या फिर Cr2O3, इसके प्रेजेंस में ही होता है ये चीज़, है ना। तीनों में से कोई एक भी लिखोगे तो चलेगा। 773 केल्विन। हाँ, और 773 केल्विन। तो तीनों में से किसी भी एक कैटलिस्ट का प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। तो उससे जो एल्केन है, सिंगल स्ट्रेट चेन एल्केन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। ये बन जाता है ना सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इधर आप दोनों को पढ़े हैं आप लोग, आकांक्षा, निध्या, है ना। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हम लोग आते हैं एल्कीन में। सो एल्कीन का जो इम्पॉर्टेंट है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब सिंस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। कि कोई भी एक हमको एल्कीन दिया होगा, उसका सिस स्ट्रक्चर बनाना है और ट्रांस बनाना, ठीक। तो सिस में क्या होता था, जो सेम टाइप के ग्रुप हैं वो एक तरफ अटैच होते थे, एक साइड पे अटैच होते थे, तो उसको हम बोलते थे सिस। और अपोजिट डायरेक्शन में अटैच है तो उसको ट्रांस। तो चलो एक सिस और ट्रांस बनाओ। हेक्स-2-ईन का सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनाइए। हेक्स-2-ईन, तो पहले तो इसका स्ट्रेट चेन हेक्स-2-ईन बनाओ और उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि सिस और ट्रांस कैसे बनाना है, ठीक है। चलो देखते हैं, हेक्स-2-ईन है ना, 6 कार्बन, 2 है, मतलब सेकेंड कार्बन पे हमारा सिंगल बॉन्ड, CH3 CH, ठीक है। इसको इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका सिस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड C, इधर H रहेगा, इधर H रहेगा, इधर CH3 और इधर क्या बचा, C3H7, ठीक है। ये डबल बॉन्ड को मैंने कहाँ बनाया, यहाँ पर, ठीक है। तो क्या यहाँ पर क्या बचा, C3H7, यहाँ पर क्या बचा, CH3, और ये हाइड्रोजन को मैंने सेम तरफ लगा दिया। एल्काइल भी सेम तरफ है और हाइड्रोजन भी सेम तरफ है, तो ये क्या बन गया हमारा, सिस। और ट्रांस में क्या करूँ इन दोनों को, हाँ, हाइड्रोजन को यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, हाँ ठीक है ना, वैसे ही बोल रही हूँ। इन दोनों को चेंज कर दो, ठीक है, तो वो ट्रांस बन जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो C डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर C3H7 CH3H, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। अच्छा, क्वेश्चन दूसरा इससे क्या बन सकता है, आपको इस तरीके से सिस और ट्रांस बना हुआ दिखा है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, और आपको बोलता है कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। सो जो ट्रांस वाला होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा, इट विल बी हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट। सो ऑलवेज ट्रांस स्ट्रक्चर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दी सिस स्ट्रक्चर। सो कंपैरिजन अगर आता है सिस और ट्रांस में, तो आपको क्या लिखना है, दिस, जो भी ट्रांस होगा उसको आपको मेंशन करना है कि दिस ट्रांस स्ट्रक्चर विल बी हैविंग दी हायर बॉइलिंग, हायर मेल्टिंग पॉइंट, ओके। बॉइलिंग और मेल्टिंग दोनों में ट्रांस, नहीं, मेल्टिंग में, बॉइलिंग का तो कुछ भी ऐसा जिक्र ही नहीं है। अच्छा, मेल्टिंग भी लिख लो, हाँ, इसमें लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सब कुछ अलग अलग होता है इनका, है ना। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का भी मैंने बताया था कि दिस सिस विल हैविंग सम डाइपोल, जबकि जो ट्रांस होता है उसमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, अगली क्लास में करेंगे हम। व्हाट इज़ योर नेक्स्ट पीरियड, मैथ्स था, बायो मैथ्स, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं बाकी एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन बचा हुआ है ना। तो अभी तक जितना पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करते रहो। 16 सैटरडे को ही आपका पेपर है, ठीक। तो बाकी एल्कीन, एल्काइन में मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है।
अभी तक अच्छा कल पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर वगैरह सब जितना भी मैंने जो जो इम्पोर्टेंट लिखा है उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लाएंगे। कोई भी डाउट होगा तो पूछना, है ना, कहीं पर भी। अभी तक जितने में भी डाउट हो रहा है आप लोग लिख के दूसरे दिन पूछा करोगे क्या डाउट है। अगर नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात। ओके चलो, थैंक यू।